तरसेम सिंह गांव के शेरो निगाह के रहने वाले थे। गांव में उनका बहुत बड़ा कुनबा था। उनके पिता मोहन सिंह गांव के नामी जमींदार थे। उनकी मृत्यु के बाद तरसेम सिंह ने भी अपने पुरखों की जागीर को संभाल कर रखा था। तरसेम सिंह ने 2 शादियां की थी। दोनों ही पत्नियों की मृत्यु हो चुकी थी। पहली पत्नी से उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी से उन्हें 2 बेटियां और 1 बेटा जोबन था। पूरे परिवार में जोबन ही सबसे छोटा था और इसी वजह से सबका प्यारा था। तरसेम सिंह के भी सभी बेटे शादीशुदा थे और गांव में पास पास बने घरों में रहते थे। जोबन अपने 60 वर्षीय पिता के साथ घर के आंगन में बैठा गपशप कर रहा था। जुलाई का महीना था। अन्य महीनों की अपेक्षा उस दिन गर्मी कुछ अधिक थी। जोबन ने चाटी से लस्सी निकाल उसमें बर्फ मिलाया, फिर 1 गिलास भरकर अपने पिता तरसेम सिंह को देते हुए कहा, ले बापू लस्सी पी ले, आज बड़ी गर्मी है। लस्सी का गिलास अपने हाथ में लेते हुए तरसेम सिंह बोले, बेटा गर्मी हो या सर्दी, हम जट किसानों को तो खेतों में ही रहना पड़ता है, हम इसी में तो नहीं बैठ सकते न। जोबन ने पिता से मजाक करते हुए कहा, बापू क्यों ना हम अपने खेतों में एसी लगवा लें, क्या ये बिना सिर पैर की बातें कर रहा है। तरसेम बेटे की बात पर हंसते हुए बोले, कहीं खेतों में भी एसी लगते हैं, यूं ही फिजूल की इधर उधर की बातें करके। बाप बेटे अपना मन बहला रहे थे कि जोबन के मोबाइल फोन की घंटी बजी। अचानक फोन की घंटी ने उनकी बातों पर विराम लगा दिया। जोबन पिता के पास से उठकर एक तरफ चला गया और फोन पर किसी से बातें करने लगा। तरसेम सिंह अपनी जगह ही बैठे रहे। जोबन फोन पर बातें करते हुए जब घर से बाहर जाने लगा, तरसेम सिंह ने उसे टोका, ओए पुत्र, खाने के वक्त कहाँ जा रहा है? अभी आया पापा जी। जोबन ने फोन सुनते हुए ही पिता को आवाज देकर कहा और बातें करते हुए घर से निकल गया। जोबन के चले जाने के बाद तरसेम सिंह पोते पोतियों से बातें करने लगे। जोबन को घर से निकले काफी देर हो चुकी थी, जबकि वह अपने पिता से यह कहकर गया था कि अभी लौट आएगा। तरसेम सिंह के पोते पोतियां भी सोने चले गए। उन्होंने समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। उनका चिंतित होना स्वाभाविक ही था। उन्होंने जोबन को फोन मिलाया तो उसका फोन बंद मिला। बार बार फोन मिलाने पर भी जब हर बार फोन बंद मिला तो वह अकेले ही गांव में उसकी तलाश के लिए निकल पड़े। उन्होंने पूरा गांव छान मारा पर जोबन का कहीं कोई पता नहीं चला। अंत में उन्होंने घर लौटकर अपने दूसरे बेटों को जगाकर सारी बात बताई। बेटे की तलाश के लिए उन्होंने अपने भाई सुखविंदर सिंह और शादीशुदा दोनों बेटियों को भी फोन करके अपने यहाँ बुला लिया था। सभी लोग एक बार फिर से जोबन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तरसेम के बेटों के साथ गांव के कुछ लोग और भी थे। पूरा कुनबा सारी रात ढूंढता रहा पर जोबन का पता नहीं चला। उसे हर उस संभावित जगह पर तलाशा गया था जहां उसके मिलने की उम्मीद थी। अगली सुबह जोबन के लापता होने की खबर थाना ब्यास में दे दी गई। उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने भी उसकी तलाश शुरू कर दी। अपने घर फोन पर किसी से बात करते करते जोबन अचानक कहां गायब हो गया, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। जोबन को लापता हुए 24 घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका था। उसका फोन अभी भी बंद आ रहा था। शाम के समय गांव के जोधा निवासी जोबन के एक दोस्त तरसपाल सिंह ने तरसेम सिंह को फोन पर बताया कि उसने 1 जुलाई की रात जोबन को सुखवीर सिंह के साथ गांव से बाहर जाते देखा था। उस वक्त सुखवीर के साथ 2 लड़के और भी थे। वह उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उन दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। इससे पहले रात करीब 8 बजे सुखवीर उसके घर आया था और बहुत घबराया हुआ था। बता रहा था कि उसका स्कूल ग्राउंड में किसी से झगड़ा हो गया था। विस्तार से बात समझाने के लिए तरसेम सिंह ने तरसपाल को अपने पास बुलवा लिया और उससे पूरी बात पूछी। उसके बाद तरसेम सिंह को पूरा विश्वास हो गया कि उनके बेटे के लापता होने में सुखवीर का ही हाथ हो सकता है। वह जानते थे कि जोबन का सुखवीर की बहन के साथ चक्कर चल रहा था। उनके दिमाग में यह बात आई कि कहीं इस रंजिश की वजह से सुखवीर ने जोबन को सबक सिखाने के लिए गायब तो नहीं करवा दिया। बहरहाल तरसेम ने इन सब बातों से अपने रिश्तेदारों को अवगत करवाया और तरसपाल को अपने साथ लेकर थाना पहुंच गया। थाना प्रभारी किरणदीप को उन्होंने जोबन के लापता होने से लेकर अब तक की पूरी बात विस्तार से बता दी। थाना प्रभारी के पूछने पर तरसपाल ने बताया कि जोबन को फोन करके सुखवीर ने ही बुलाया था। सुखवीर के साथ 2 और युवक भी थे जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। वे तीनों जोबन को गांव शेरो बागा के स्कूल के ग्राउंड में ले गए थे, जहां पर झगड़े के दौरान सुखवीर ने जोबन के सिर पर ईंट से वार किया था। इससे जोबन की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बावजूद सुखवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर जोबन की लाश ब्यास नदी में फेंक दी। तरसपाल का बयान दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सुखवीर के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सुखवीर से प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जोबन की हत्या में शामिल दूसरे युवक लवप्रीत सिंह को भी गांव के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सुखवीर और लवप्रीत को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान हुई पूछताछ के दौरान सुखवीर सिंह ने जोबन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। सुखवीर ने बताया कि वह एक मध्यवर्गीय परिवार से है। उसके पिता बलबीर सिंह इतना कमा लेते थे
जिससे घर का खर्च और अन्य जरूरतें आराम से पूरी हो जाती थी। सुखवीर 2 भाई बहन थे। किसी कारणवश सुखवीर ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। अब सुखवीर और उसके माता पिता का एक ही सपना था कि वे किसी तरह अपनी बेटी पम्मी को उच्च शिक्षा दिलाए। इसके लिए सुखवीर भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। एक कहावत है कि जब इंसान के जीवन में 16वां साल तूफान बनकर आता है तो कोई विरला ही अपने आप को इस तूफान से बचा पाता है। ज्यादातर लोग तूफान की चपेट में आ जाते हैं। जोबन और पम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जोबन करीब 20 साल का था और पम्मी 16 साल पार कर चुकी थी। दोनों एक ही गांव के और एक ही जाति के थे। आग और घी जब आसपास हो तो आंच पाकर घी पिघल ही जाता है। दुनिया और समाज के अंजाम की परवाह किए बिना जोबन और पम्मी प्रेम अग्नि कुंड में कूद पड़े थे। लगभग 1 साल तक तो किसी को उनकी प्रेम कहानी का पता नहीं चला था, क्योंकि मिलने जुलने में दोनों बड़ी एहतियात बरतते थे। पर यह बात जग जाहिर है कि इश्क और मुस्क कभी छिपाए नहीं छिपते। एक न एक दिन किसी न किसी को तो खबर लगी जाती है। किसी माध्यम से सुखवीर को जब अपनी बहन के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो जैसे घर में तूफान आ गया। सुखवीर को ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया था कि वह बहन पम्मी को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता था और वह गलत रास्ते पर जा रही थी। गुस्सा या मारपीट करने से कोई लाभ नहीं था। उसने पम्मी को काफी प्यार से समझाया। पम्मी ने भी भाई को साफ साफ बता दिया कि वह जोबन के बिना नहीं रह सकती। सुखवीर अपनी बहन की खुशियों के लिए शायद उसकी बात मान भी लेता, पर समस्या यह थी कि जोबन पर अदालत में एक आपराधिक मुकदमा चल रहा था। सुखवीर नहीं चाहता था कि उसकी बहन ऐसे आदमी से शादी करे जो अपराधी किस्म का हो। बहन को समझाने के बाद उसने जोबन के पास जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर उसे समझाया, जोबन, हम एक ही गांव के हैं और एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं कि मेरी बहन का पीछा छोड़ दो और हमें और हमारे सपनों को बर्बाद न करो। जोबन ने आश्वासन तो दे दिया कि वह आइंदा पम्मी से नहीं मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वह पम्मी से मिलता रहा। घटना से 1 दिन पहले सुखवीर ने जोबन को पम्मी के साथ गांव के बाहर खेतों में देख लिया। उस समय वह खून का घूंट पीकर खामोश रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या का समाधान कैसे करे। काफी सोचने के बाद उसने जोबन को अपनी बहन की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करने का फैसला कर लिया, पर यह काम वह अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए इस काम के लिए उसने अपने दोस्त लवप्रीत और सुरजीत को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। जोबन सहित ये सभी लोग एक दूसरे के दोस्त थे। अगले दिन 1 जुलाई की रात सुखवीर ने जोबन को फोन करके मिलने के लिए गांव के स्कूल के ग्राउंड में बुलाया। उसने कहा था कि पम्मी के बारे में जरूरी बात करनी है। उस वक्त लवप्रीत और सुरजीत उसके साथ थे। सुखवीर ने पहले से ही तय कर लिया था कि पहले वह जोबन को समझाएगा, अगर वह नहीं माना तो उसे अंत में ठिकाने लगा देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बातों बातों में उनके बीच बात इतनी बढ़ गई कि दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। इसी दौरान सुखवीर ने पास पड़ी ईंट उठाकर पूरी ताकत से जोबन के सिर पर दे मारी, जिससे जोबन लुढ़क गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।